एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो बच्चे, आज से हम एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम स्पेशली एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनके एग्जाम के अंदर हैवी वेटेज रहती है। पीवाईक्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो हर साल उनसे जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग विद द टाइम जोन्स और हीट जोन्स के बारे में हम कवर करेंगे। तो एक बार पहले एक ओवरव्यू सा आपको दे देता हूँ कि एक्चुअली में हमारी सीरीज चलेगी कैसे। तो ये हमारे पास जो है टोटल हमारे पास 15 जो है टॉपिक्स हैं, जिनमें से आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है ट्रेंड रहा है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर बच्चे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाला टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। देन हमारी सेकंड जो क्लास होगी तो उसके अंदर हम कवर करेंगे सोलर सिस्टम और अर्थ की मोशंस के बारे में, दैट इज रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। देन थर्ड लेक्चर के अंदर हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स और इंसुलेशन कवर करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्थ नंबर के ऊपर वर्ल्ड क्लाइमेट जोन। और वर्ल्ड क्लाइमेट जोन के अंदर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। ठीक है, देन ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैपिंग से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, इनकी लोकेशंस के ऊपर आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, अगेन मैपिंग। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेट्स, जैसे अभी रिसेंटली ईरान के इशू की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मोज न्यूज के अंदर थी, स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कहाँ पर है, मैगलन स्टेट कहाँ पर है, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इस्थमस हैं, वो सब हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। देन हमारे पास मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हम कवर करेंगे। देन कम्स दी वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बच्चे आपके बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बट हमें आने चाहिए। ये मैपिंग वाले जो है हमारे पास तीन, नॉट थ्री, फोर से लेकर 5, 6, 7, 8, तो ये हमारे पास जो बच्चे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सेशंस मैपिंग से रिलेटेड। और मैपिंग ज्यादातर स्टूडेंट्स जो बच्चे स्किप कर जाते हैं, तो मेक श्योर करना कि आपके पास जब 5, 6, 7 और 8 हम लेक्चर्स करेंगे तो आपके पास एटलस होनी चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास हो जाएगा हिमालयस। हिमालयस कंप्लीट हिमालयस करेंगे एक ही क्लास के अंदर। देन कम्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हम डेक्कन इंडिया के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड और प्लेट्यूज पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द ट्रिक्स, कैसे इन्हें याद किया जाना चाहिए। देन हमारे पास इंडियन क्लाइमेट एंड मानसून, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो एक ही क्लास के अंदर हम बच्चे इंडस रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि हिमालयन रिवर्स को एक ही क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। देन कम्स दिस सॉइल। देन आ जाएगा हमारे पास इंडियन लेक्स एंड वाटरफॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली क्वेश्चंस बनते हैं इंडिया के लेक्स, वाटरफॉल्स, इन्हीं से रिलेटेड डैम्स भी होंगे हमारे पास। और एट द लास्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेंसस 2011। अभी तक लेटेस्ट सेंसस तो नहीं आया, तो सेंसस 2011 के हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड, ये सब इसी क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आराम से बैठिए, पूरी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हैवी वेट टॉपिक्स हैं, सब यहाँ पर कवर करेंगे। इनके अलावा कुछ और करने की जरूरत है जी नहीं। मतलब जो अगर आपने ये वाले टॉपिक्स कर लिए इस क्लास के अंदर, तो इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और एक जनरल ट्रेंड रखेंगे बच्चे, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे और क्लास के लास्ट में जाकर इन्हीं से रिलेटेड हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि सर आपके पीवाईक्यूज के अंदर कितने क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हो पाए आफ्टर दिस थ्योरी क्लास। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। और हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर होना चाहते हैं, तो आपके लिए बच्चे विक्ट्री बैच जो है वो लाया गया है बाय दी परचम क्लासेस, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच जो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कंप्लीट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन नेक्स्ट 70 डेज, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुकी है और जुलाई के अंदर आपका एग्जाम है, तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखना 11th ऑफ द मे से बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट, मदर्स डे के ऊपर आपके लिए बच्चे सेल है। तो मदर्स डे के ऊपर आपको 50% जो है बच्चों ऑफ मिलने वाला है ऑन दी सब्सक्रिप्शन एंड कोर्सेज। बस आपको कोड याद रखना है, दैट इज द मदर 50। और ये सेल जो है बच्चे 9th ऑफ द मे से लेकर 11th ऑफ द मे 12 PM तक जो है वो चलने वाली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले अर्थ, अर्थ की इमेज देख लीजिए, ऐसे ही अर्थ होता है ना, ये कुछ और है। तो सर जो हमें दिखाया जाता है बुक के अंदर, तो वो तो कुछ इसी तरीके का अर्थ दिखाते हैं, बट एक्चुअल में बच्चे अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ की कुछ शेप इस तरीके से है। ठीक है, अर्थ की जो शेप है कुछ इस तरीके से शेप है। अब अर्थ जिसे कि हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, तो उसकी शेप ऐसी क्यों है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से
अर्थ की शेप ऐसी है, ठीक है? अर्थ जो है वो कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर अर्थ का थोड़ा-सा बल्ज है, ठीक है? और पोल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पोल्स के ऊपर थोड़ा-सा एरिया जो है वो फ्लैट है। तो ये पोल्स हैं, तो पोल्स के पास आकर एरिया जो है थोड़ा-सा हमारे पास फ्लैट हो गया और इक्वेटर के ऊपर आपको बल्ज देखने को मिलता है। तो अगर अर्थ से पूछे या आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ की शेप कैसी है, तो आप बोलेंगे कि अर्थ की शेप जो है दैट इज़ ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है? अब ऐसी कोई शेप ना हमारे पास थी नहीं, तो हमने अर्थ की शेप के लिए एक नेम रख दिया कि अर्थ जो है वो जियोइड शेप के अंदर है। जियोइड का मतलब और कुछ नहीं है, दैट इज़ द शेप ऑफ अर्थ। तो शेप कैसी है? बल्ज है एट द इक्वेटर और फ्लैट है एट द पोल्स, ठीक है? नाउ ये हमारे पास है बच्चे अर्थ, ठीक है? जैसा आपको दिखाया जाता है एक्चुअल में बुक्स के अंदर। तो अर्थ जिसे कि हम ब्लू प्लैनेट के नेम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि 2/3 जो है अर्थ के ऊपर वो क्या मिलेगा आपको वाटर ही मिलता है। तो द 2/3 ऑफ द प्लैनेटरी सरफेस इज़ कवर्ड विद द वाटर। देन कम्स द सोलर डिस्टेंस। तो अर्थ क्या करता है? सन के अराउंड हम ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, वो कैलकुलेट किया गया और वो डिस्टेंस जो है दैट इज़ 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है? अब मैंने वर्ड यहाँ पर क्या यूज़ किया? एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो इंक्रीज़ भी होता है और डिक्रीज़ भी होता है। काफ़ी बार होगा सन जो है वो अर्थ के पास में और काफ़ी बार इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है? कल नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पेरिहीलियन के कांसेप्ट के बारे में, एपीहीलियन के कांसेप्ट के बारे में। तो अभी के लिए इतना याद रखेंगे कि एवरेज डिस्टेंस जो है अर्थ और सन के बीच में दैट इज़ 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है? इसी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नेम से भी जानते हैं। कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, अगर कोई आपसे पूछेगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो आप बोल देना कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, तो उसी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं और ये डिस्टेंस जो है दैट इज़ 149 मिलियन किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट कम्स द रोटेशनल स्पीड। तो क्या अर्थ जो है सिमिलर स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है? नो। अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है, तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा है। पोल्स के ऊपर अर्थ की रोटेशनल स्पीड थोड़ी कम है, ठीक है? ये वेरिएशंस हैं, याद रखेंगे आप, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर बल्ज निकला हुआ है और पोल्स के ऊपर फ्लैट है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पोल्स के ऊपर फ्लैट है और इक्वेटर के ऊपर बल्ज निकला हुआ है। तो सपोज़ कीजिए एक रनर है हमारे पास, ये ए, और ये रनर है हमारे पास बी। दोनों को सेम टाइम के अंदर ही जो है इसी पॉइंट से स्टार्ट करके ऐसे घूम के यहाँ पर वापस आना है। ये भी रनर है, इसी को भी ये पूरा सर्कल घूम के यहाँ पर वापस आना है सेम टाइम के अंदर। दोनों को टाइम मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं 3 सेकंड। 3 सेकंड में यहाँ तक आना है, 3 सेकंड में यहाँ तक आना है। तो किससे अपनी स्पीड ज़्यादा रखनी है? तो बोलोगे सर इससे अपनी स्पीड ज़्यादा रखनी है क्योंकि डिस्टेंस भी तो ज़्यादा कवर करेगा। तो इक्वेटर के ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा, बल्ज निकला हुआ है, तो उसे अपनी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इक्वेटर के ऊपर इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है और पोल्स के ऊपर रोटेशनल स्पीड आपको कम मिलेगी, ठीक है? तो the equatorial bulge is the direct physical consequence of 1600 किलोमीटर्स पर आवर रोटेशनल वेलोसिटी। जो अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी है, नंबर याद रखना है, याद रख सकते हैं, ठीक है? जनरली आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी बता दीजिए, तो अराउंड 1600 किलोमीटर्स पर आवर जो है हमारी रोटेशनल वेलोसिटी है और विच प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम है रोटेशनल स्पीड, जैसे-जैसे आप पोल्स की तरफ जाएँगे तो डिक्रीज़ होती जाती है। और अर्थ की शेप कैसी है? तो अर्थ की शेप जो बचे दैट इज़ जियोइड शेप। जियोइड शेप का मतलब स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर। तो हमारे पास कुछ और नहीं था, तो हमने एक नेम ही जो है सजेस्ट कर दिया और रिप्लेस करें जियोइड शेप, ठीक है? मतलब अगर एब्सोल्यूट माँगेंगे कि नहीं जियोइड नहीं है, तो आपसे ऑप्शंस के अंदर ऑब्सोलेट सेफरॉइड भी पूछा जा सकता है या जियोइड, ये दोनों ही आप याद रखेंगे। नाउ जब मैं अर्थ की बात करता हूँ, तो अर्थ को ऊपर बचे किसी भी एक पर्सन को लोकेट करने के लिए, आपको लोकेट करने के लिए, मुझे लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें उसके लॉन्गिट्यूड भी चाहिए और लैटिट्यूड भी चाहिए, ठीक है? तो एक्चुअल में कहीं पर ये लाइन्स नहीं है जो आपको दिखेंगी। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होती है बच्चे, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है? जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्सन को लोकेट कर सकते हैं। याद रखना दोनों से ही लोकेट हो पाएगा। अगर मैं आपको अपना सिर्फ लैटिट्यूड दे दूँ, तो आप मुझे लोकेट नहीं कर सकते। अगर सिर्फ अपना लॉन्गिट्यूड भी दे दूँ, तो भी आप मुझे लोकेट नहीं करोगे, ठीक है? आपको गूगल मैप्स के ऊपर जाएँगे, कहीं किसी भी ऐप पर जाएँगे, तो दोनों लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दोनों चाहिए। तो बिकॉज़ अर्थ इज़ जियोइड,
A precise mathematical grid of the imaginary lines, that is latitude and longitude, is applied to determine the exact location of any point on the surface. किसी भी एक पर्सन को ढूंढना है, किसी भी एक पॉइंट को ढूंढना है, दोनों चीजें चाहिए, लॉन्गिट्यूड भी और लैटिट्यूड भी, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या होता है, तो ये होती है लैटिट्यूड्स। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिल रही हैं, ये हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं। ये जो आपको बच्चों वर्टिकल लाइंस देखने को मिल रही हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड हो गए और वो हो गए हमारे पास लैटिट्यूड्स। आइए एक-एक करके ज़रा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद दी लैटिट्यूड्स। अब ये इमेज देखना, बहुत अच्छी इमेज है हमारे। तो हमने क्या किया, ये अर्थ है हमारे पास, अर्थ के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है बच्चे, जो अर्थ को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। ऊपर की तरफ हमारे पास नॉर्थ हेमिस्फीयर है और इससे नीचे की तरफ लाइन के साउथ हेमिस्फीयर। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर जिसे कि हम बोल देते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो है दैट इज़ इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर के बाद आगे क्या करेंगे? तो आगे देखिए, अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में सपोज़ कीजिए कि ये हमारे पास अर्थ है, ये हमने बना दिया 0 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर यहाँ पर। अब मैं 1 डिग्री यहाँ पर सेंटर से लाइन ड्रॉ करूँगा और इधर 1 डिग्री करूँगा और इन्हें क्रॉस कर दूँगा। तो ये हमारे पास एक लैटीट्यूड बन जाएगा 1 डिग्री। सिमिलरली एक और एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, तो सपोज़ कीजिए मैंने 10 डिग्री यहाँ पर कर दिया, इधर भी 10 डिग्री है, इन्हें दोनों को पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये आपके पास लाइन बन जाएगी दैट इज़ 10 डिग्री लैटीट्यूड। तो ऐसे करते-करते आप कितने तक कर सकते हैं बच्चे? तो आप 20 तक कर लेंगे, 30 कर लेंगे, मैक्सिमम 90 तक कर लोगे, यही है? 90 के बाद तो कुछ नहीं हो पाएगा, सेम ही पॉइंट आ गया 90। तो 0 के ऊपर हमारे पास टोटल जो है वो 90 डिग्री तक हम लैटीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर के बाद 1, 2, 3 ऐसे करते-करते 90 तक जो है आप जा सकते हैं। तो मतलब इक्वेटर से ऊपर मेरे पास कितने लैटीट्यूड्स हुए? इक्वेटर से ऊपर मेरे पास 90 लैटीट्यूड्स हुए। सेम बच्चे इक्वेटर से नीचे मेरे पास कितने लैटीट्यूड्स होंगे? तो बोलेंगे सर इक्वेटर से नीचे भी आपके पास 90 ही लैटीट्यूड्स होंगे। तो टोटल लैटीट्यूड्स कितने बने? तो 90 नॉर्थ में है, 90 साउथ में है और एक हमारे पास इक्वेटर है, तो बन जाएँगे टोटल 181 लैटीट्यूड्स। तो ये नंबर याद रखना। टोटल हमारे पास कितने लैटीट्यूड्स हैं? तो टोटल हमारे पास 181 डिस्टिंक्ट लैटीट्यूड्स हैं, ठीक है? जब हम बच्चे ऊपर से देखते हैं, पोल वाले रीजन से देखेंगे अर्थ को, तो हमें कुछ इस तरीके से लैटीट्यूड जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से लैटीट्यूड देखने को मिलते हैं। सबसे छोटा सर्कल जो है दैट इज़ पोल, ये पोल्स हैं। ये साउथ पोल हो सकता है, नॉर्थ पोल हो सकता है। और नीचे हमारे पास ये सबसे बड़ा जो सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे पास है इक्वेटर। तो लार्जेस्ट सर्कल जो बनेगा दैट इज़ इक्वेटर, स्मॉलेस्ट सर्कल जो बनता है लैटीट्यूड्स के अंदर दैट इज़ द पोल, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बिल सर्कल जो है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरीके के आपके सर्कल्स हैं, एक बड़ा सर्कल होगा, उसके अंदर एक और छोटा सर्कल है, देन एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, एक छोटा सर्कल। सबसे छोटा सर्कल हमारे पास जो बचा दैट इज़ पोल। तो ऐसे सर्कल्स को आप क्या बोलते हैं? तो ऐसे सर्कल्स को मैं एक वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि सर ये बन जाएँगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। दीज़ आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जो एक सर्कल के बीच में दूसरा सर्कल हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बन जाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो लैटीट्यूड्स होते क्या हैं? लैटीट्यूड्स आर नथिंग बट द कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगर आप देखेंगे इनके बीच का डिस्टेंस, ये एक लैटीट्यूड है और ये एक लैटीट्यूड है, इनके बीच का डिस्टेंस ये भी सेम ही रहने वाला है, एग्ज़ैक्ट सेम रहने वाला है ये, ठीक है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते और 2 लैटीट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो 2 लैटीट्यूड्स के बीच में मतलब जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 111 किलोमीटर्स, ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो latitudes are defined as the angular distance of a location north or the south with respect to the equator. I think so कि लाइन अब क्लियर हो रही है, ठीक है? डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि लैटीट्यूड क्या होता है? इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ अ लोकेशन नॉर्थ या साउथ ऑफ द हमारे पास इक्वेटर। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में या नीचे की तरफ होगा साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है? टोटल हमारे पास कितने लैटीट्यूड्स हैं? तो टोटल हमारे पास 181 लैटीट्यूड्स हैं और सभी लैटीट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस जो है बच्चे वो ऑलमोस्ट सेम है दैट इज़ 1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 111 किलोमीटर। ये पैरेलल हैं, ध्यान रखना पैरेलल है एक-दूसरे के, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो लार्जेस्ट जो सर्कल होगा दैट इज़ इक्वेटर, शॉर्टेस्ट होगा पोल। शॉर्टेस्ट सर्कल पोल, लार्जेस्ट इक्वेटर। नेक्स्ट
इक्वेटर एस्टैब्लिशेस द प्लैनेटरी बेसिस। तो इक्वेटर ने क्या किया, ये देखिए इक्वेटर, इक्वेटर ने ऊपर की तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे की तरफ हमने डिवाइड कर दिया साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो द लैटिट्यूड 0 डिग्री पासेस प्रिसाइजली थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के बिल्कुल सेंटर से इक्वेटर पास कर रहा है एंड रिमेन्स परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो है बच्चे, ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर है हमारे पास इक्वेटर। और इस लाइन को ना जरा हाईलाइट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इक्वेटर और हमारे पास जो इक्वेटर और इसी के साथ हमारे पास जो बचे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो वहां पर अगर 23.5 लिखा होगा ना तो आप आंसर को लगा देंगे, बट आंसर इज 90 डिग्री। परफेक्टली 90 डिग्री के ऊपर है इक्वेटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास अब इक्वेटर की हम बात ही कर रहे हैं, तो एटलस जरा ओपन कर लीजिए, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें से लाइन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इक्वेटर जो है वो क्रॉस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बचे साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर हमारे पास 3 कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर की लाइन पास करती है, दैट इज इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। देन आ जाते हैं हम ज़रा अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका के अंदर हमारे पास कंट्रीज़ है जैसे कि साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबन है, कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। तो ये कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर जिनमें से इंपॉर्टेंट हमारे पास लैटीट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो पास करता है। देन आ जाएगा एशिया की तरफ। तो एशिया के अंदर हमारे पास मालदीव्स हैं, ये रहा मालदीव, ठीक है। देन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद ये छोटी-सी यहाँ पर आपको कंट्री मिलती है किरिबाती, जहाँ से इक्वेटर की लाइन जो है वो क्रॉस करेगी। तो कंट्रीज़ याद रखनी है। यस, ये पीवाईक्यूज़ के अंदर आया हुआ है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ है जिनमें से इक्वेटर की लाइन क्रॉस नहीं करती। तो आपको याद रखना है कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इसे याद रखने का तरीका साउथ अमेरिका की अलग से याद रखेंगे, एशिया की अलग से याद रखेंगे, अफ्रीका की अलग से। एक साथ मतलब याद करने लग जाना कि सर ये एक साथ ही में सभी कंट्रीज़ को याद रख लेंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास बचे इंपॉर्टेंट अब और लैटिट्यूड्स कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के अंदर अगर ये हमारे पास है 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर चलेंगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरेलल आ जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली हमारे पास नीचे आ जाएगा साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास लैटिट्यूड हैं। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर बचे तो इसे हम बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और बोलेंगे कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बच्चे सन जो है ना, सन अपनी पोजीशन चेंज करता है और इस लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे कभी भी सन नहीं जाएगा। सन की जो पोजीशन होगी वो हमेशा इसी के बीच में, इसी रेंज में रहने वाली है, ठीक है। तो सन जो है हमेशा ओवरहेड ज़ोन जो है सन का दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। So the tropics are the absolute farthest latitude where the sun can directly appear directly overhead। डायरेक्टली ओवरहेड का मतलब अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो एक दिन ऐसा होगा जब सन आपके बिल्कुल सर के ऊपर होगा, ठीक है, दैट इज वर्टिकली अबव यू। लेकिन अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर चले गए, सपोज कीजिए 60 डिग्री के ऊपर, यहाँ पर सन कभी भी आपके सर के ऊपर नहीं होगा, वो हमेशा एक एंगल के ऊपर ही आपको मिलने वाला है, ठीक है, दैट विल नेवर बी ओवरहेड, सर के ऊपर नहीं होगा। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, इसी ज़ोन के अंदर हमें बच्चे नो शैडो ज़ोन भी देखने को मिलता है, नो शैडो डे देखने को मिलता है। शैडो कब नहीं बनती है? तो सर शैडो तब नहीं बनेगी जब सन जो है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर हैं, सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर है तो आपकी शैडो नहीं बनेगी। तो दैट मीन्स इस रीजन से लेकर इस रीजन के बीच में आपके पास एट लीस्ट एक दिन ऐसा होगा ईयर में जब आपकी शैडो नहीं है, आप नो शैडो डे जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। So the location within these boundaries experience no shadow day at least once a year due to the vertical position of sun. The sun is never vertically overhead beyond these two circles. ठीक है, तो अगर इनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर चले जाएंगे, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद देखेंगे तो कभी भी आपको नो शैडो डे जो है वो आप फिनोमिना जो है वो देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है बच्चों कौन कौन सी कंट्रीज है जिनमें से पास करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखो यूएसए नहीं है, यूएसए से कभी भी लाइनें क्रॉस नहीं करती, मेक्सिको से क्रॉस करती है और हमारे पास कंट्री है बहामास जहाँ से क्रॉस करती है। अफ्रीका की तरफ चलते हैं तो कंट्रीज यहाँ से नॉर्थ की तरफ यहाँ पर कंट्रीज है इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया।
ये वो कंट्रीज़ है जिनमें से बच्चे लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। देन एशिया के अंदर हमारे पास इधर से स्टार्ट होंगे तो देखिए हमारे पास कंट्री है सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ठीक है? तो ये हमारे पास कंट्रीज़ हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। देन एंटर करती है इंडिया, इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, देन चाइना और ताइवान, ये वो कंट्रीज़ है जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो है वो पास करती है। होमवर्क दे दें अब आपको सभी को? चलो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएँगे इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है, ठीक है? कमेंट सेक्शन ओपन है, आप आराम से आंसर करेंगे, ठीक है? तो चलो, इधर लिखा दिख गया कोई बात नहीं, बट आपको ऑप्शन खुद ही आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे, अगर पढ़ा हुआ है तो आंसर बताएँगे। चलिए, आगे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो बचे हमारे पास कंट्रीज़ पहले साउथ अमेरिका के अंदर देखते हैं। तो साउथ अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड जो पास करते हैं। इक्वेटर पास किया था 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? लेकिन अफ्रीका एक ऐसा हमारे पास कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों इम्पोर्टेंट पैरेलल जो है वो पास करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहीं से पास कर रहे हैं, इक्वेटर भी यहीं से पास करेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि सर बताइए कि कौन से एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों के तीनों हमारे पास इम्पोर्टेंट जो पैरेलल्स हैं वो पास करते हैं, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका, ठीक है? तो अफ्रीका के अंदर कंट्रीज़ हैं जैसे सॉरी पहले आ जाते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर देखिए कंट्री है चिली, चिली के बाद हमारे पास कंट्री आ जाती है अर्जेंटीना, देन ब्राज़ील और पैराग्वे। 4 कंट्री है जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास करती है। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जहाँ पर बची कंट्रीज़ है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो है पास करती है। और फाइनली लास्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से पास करते हुए आपको मिल जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? क्वेश्चंस मैं लास्ट में करवाने वाला हूँ, इनसे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल ट्विन मिरर ईच अदर अक्रॉस द इक्वेटर। तो देखिए हमारे पास है बच्चे दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक हमारे पास है 23.5 डिग्री नॉर्थ, दूसरा 23.5 डिग्री साउथ। फर्स्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है, सेकंड साउथ हेमिस्फीयर के अंदर। तो डायरेक्ट ओवरहेड सोलर अलाइनमेंट इज ऑन 21st ऑफ द जून। कौन सी डेट है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होगा? अगर आप टॉपिक ऑफ कैंसर पर रहते हैं तो सन आपके बिल्कुल सर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ओवरहेड पोजीशन होगी। तो बच्चे डेट याद रखेंगे 21st ऑफ द जून। अभी 21st ऑफ द जून ही होता है जिसे हम इंडिया के अंदर या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर समर सोलिस्टिस के नेम से जानते हैं, ठीक है? समर सोलिस्टिस कब होगी? तो ये हो जाती है 21st ऑफ द जून इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। लॉन्गेस्ट डे 21st ऑफ द जून, क्यों? क्योंकि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। देन हेवीली स्पेन्स द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया। कौन-कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ से पास करते हैं? देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ हेमिस्फीयर में है। कौन सी डेट होगी जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा? तो 22nd ऑफ द डिसेंबर, ये वो डेट है बच्चे जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा, ठीक है? तो जनरली 22nd ऑफ द डिसेंबर नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर हम विंटर सोलिस्टिस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। बट अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में हैं, तो समर सोलिस्टिस आप सेलिब्रेट करेंगे ऑन द 22nd ऑफ द डिसेंबर। साउथ हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होगा? 22nd ऑफ द डिसेंबर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे शॉर्टेस्ट डे कब होगा? 22nd ऑफ द डिसेंबर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे कब होगा? 21st ऑफ द जून। साउथ हेमिस्फीयर में सबसे शॉर्टेस्ट डे कब होगा? 21st ऑफ द जून, ठीक है? अपोजिट चलेंगे दोनों। चलिए, आगे चलते हैं। अब जरा यहाँ पर देखते हैं बच्चे सन की ज़रा पोज़ीशन देखते हैं, ठीक है? एक्चुअल में सन कैसे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है। उत्तरी यान क्या होता है? दक्षिणी यान क्या होता है? तो इधर देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास है 0 डिग्री इक्वेटर। ये जो हमारे पास बचा लाइन है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नीचे हमारे पास लाइन जो है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? डेट्स के ऊपर ज़रा फ़ोकस करिएगा। तो सबसे पहले डेट है हमारे पास 21st ऑफ द मार्च। सन की पोज़ीशन देखो कहाँ पर है? सन जो है दैट इज़ एट द इक्वेटर। 21st ऑफ द मार्च सन इक्वेटर के ऊपर है। तो बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे कि दैट मीन्स ये हो गया इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स किसे बोलते हैं? जब सन की पोज़ीशन इक्वेटर के ऊपर हो तो सन, तो हम उसे बोल देते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स कब होता है? 21st ऑफ द मार्च। अब इधर से सन नॉर्थ की तरफ चलना शुरू होगा, ठीक है? जैसे अभी जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, ये सन टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रहा है, ठीक है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रहा है 21st ऑफ द जून, सन जो होगा बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा। तो ये जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो हम इसे बोल देते हैं उत्तरयान, ठीक है? जब नॉर्थ की तरफ चलना शुरू होगा। अब इससे ऊपर सन नहीं जा सकता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। अब सन का स्टार्ट क्या होगा? नीचे की तरफ का सफ़र।
ठीक है? जिसे हम बोल देते हैं दक्षिणयान। जब सन जो है बच्चे साउथ की तरफ मूव करना शुरू करता है, टोटल 6 मंथ्स लगेंगे। तो सबसे पहले सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पहुँचेगा इक्वेटर के ऊपर। अगेन 22nd ऑफ द सितंबर ये बन जाएगा हमारा इक्विनॉक्स। जब मैं बात बात कर रहा हूँ ना इक्विनॉक्स, तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या हुआ? डे और नाइट इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास डे इज़ इक्वल टू नाइट, इधर भी हमारे पास डे इज़ इक्वल टू नाइट। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? तो यहाँ पर इस 21st ऑफ द मार्च के बाद डे जो है बच्चे वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और नाइट जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। और 22nd ऑफ द जून आप देखेंगे कि दैट लॉन्गेस्ट डे हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे आप ऑब्ज़र्व करेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। अब क्या होगा यहाँ से डे छोटे होना शुरू होंगे, डे की ड्यूरेशन कम होगी, नाइट की ड्यूरेशन इंक्रीज़ होगी, तो डे और नाइट इक्वल हो चुके होंगे 22nd ऑफ द सितंबर जो कि है इक्विनॉक्स। ऑप्शन और नीचे की तरफ जा सकता है दक्षिणयान में, यस दक्षिणयान में और नीचे की तरफ चलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक चलेंगे। तो यहाँ पर जब सन पहुँचेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 22nd ऑफ द डिसेंबर। तो ये था हमारे पास समर सोल्स्टिस और ये बन गया हमारे पास विंटर सोल्स्टिस, ठीक है? सन कहाँ पर पहुँच चुके हैं? सन पहुँच चुके हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सीज़न स्टार्ट हो गया। अब इससे अलावा और नीचे सन जा सकता है? नो सर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे नहीं, वापस इक्वेटर की तरफ सन जो है वो चलना शुरू होगा 21st ऑफ द मार्च, ठीक है? ईज़ी हो गया। तो उत्तरयान समझ आएगा, यहाँ से सन नॉर्थ की तरफ चलना शुरू होगा तो ये उत्तरयान, यहाँ से सन साउथ की तरफ चलना शुरू होगा तो ये दक्षिणयान। डे और नाइट इक्वल होंगे इक्विनॉक्स के ऊपर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे आपको मिलेगा 21st ऑफ द जून, शॉर्टेस्ट डे मिलेगा 22nd ऑफ द डिसेंबर और इसका बिल्कुल अपोजिट मिलेगा साउथ हेमिस्फीयर के अंदर। नेक्स्ट इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे बच्चे। देखिए इक्विनॉक्स हमारे पास एक है 21st ऑफ द मार्च और सेकंड है 22nd ऑफ द सितंबर। तो 21st ऑफ द मार्च वाला जो इक्विनॉक्स है तो हम उसे बोल देते हैं वर्नल इक्विनॉक्स एंड 22nd ऑफ द सितंबर वाला जो होगा दैट इज़ द ऑटम इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स होता क्या है? जब सन जो है डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर आ जाएगा तो बच्चे इसी हम पोज़ीशन को बोल देते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है? अकर्स एक्सक्लूसिवली व्हेन सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। 2 बार इक्विनॉक्स हमें देखने को मिलता है, 21st ऑफ द मार्च और 22nd ऑफ द सितंबर। जो मार्च वाला होगा तो हम इसे बोल देते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट मार्क्स द स्प्रिंग इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। देन जो हमारे पास बचे ऑटम इक्विनॉक्स है, तो क्योंकि 22nd ऑफ द सितंबर के बाद ऑटम सीज़न नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसे ऑटम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। कन्फ्यूज़ मत होना नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर, दोनों में से कोई भी एक अच्छे तरीके से याद कर लेना, सेकंड वाला बिल्कुल अपोज़िट। हमारे यहाँ पर समर सोल्स्टिस तो साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ पर विंटर सोल्स्टिस। हमारे यहाँ पर विंटर सोल्स्टिस तो वहाँ पर समर सोल्स्टिस, ठीक है? हमारे यहाँ पर अगर स्प्रिंग सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर ऑटम सीज़न स्टार्ट हुआ। हमारे यहाँ पर ऑटम सीज़न स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट सोल्स्टिस की बात कर लेते हैं। समर सोल्स्टिस जो कि बच्चे मिलता है हमें 21st ऑफ द जून एंड देन हमारे पास है विंटर सोल्स्टिस 22nd ऑफ द डिसेंबर। ये मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम के अंदर हेमिस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रख लेना। एग्ज़ाम में अगर वो बोल रहे हैं 21st ऑफ द जून इज़ द समर सोल्स्टिस इन द साउथ हेमिस्फीयर तो वो स्टेटमेंट गलत है। साउथ हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस 22nd ऑफ द डिसेंबर को होगा। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है बच्चे 21st ऑफ द जून, जब सन जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर है? देन सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ चुका है। देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द सन नेवर सेट्स बिलो द होराइज़न एट द आर्कटिक सर्कल। तो अगर आप पोलर रीजन्स के अंदर हैं, ठीक है? तो पोल्स पर हैं तो यहाँ पर सन कभी भी जो है वो सनसेट नहीं हो रहा। 24 आवर्स जो है बच्चे आपको डे लाइट देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे विंटर सोल्स्टिस व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवरहेड इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब चले जाएँगे नीचे साउथ पोल की तरफ, तो जब आप साउथ पोल की तरफ जाएँगे तो वहाँ पे 24 आवर्स जो है वो डे नाइट आपको डे जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है? अभी तक हमने बच्चे कौन-कौन से लैटिट्यूड्स के वो कवर किया? तो हमने लैटिट्यूड जो कवर किए हैं वेट अ सेकंड, तो हमने इक्वेटर कवर कर लिया। इक्वेटर के बाद हमने 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर किया, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कवर किया। ऐसे ही था?
ये 90 डिग्री के ऊपर क्या हमारे पास, तो 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और नीचे चलेंगे तो 90 डिग्री साउथ के ऊपर आपको मिल जाता है साउथ पोल। देन कुछ और हमें लैटिट्यूड्स भी याद रखने हैं। यस, देन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ क्या है, तो 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ जो बच्चे दैट इज द आर्कटिक सर्कल। तो ये बन गया हमारा आर्कटिक सर्कल। देन सिमिलरली 66 एंड हाफ डिग्री साउथ, ये हमारे पास जो होगा बच्चे, ये नहीं, ये लाइन 66 एंड हाफ डिग्री साउथ, तो इसे हम लिख बोल देते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो एक बन गया हमारे पास आर्कटिक सर्कल, और फिर एक बन गया हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जरा। तो ये हम कवर कर चुके हैं, ये भी कवर कर लिया, और समर सॉल्स्टिस विंटर सॉल्स्टिस हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, तो और कुछ रिमेनिंग, ये रहा हमारे पास बच्चे आर्कटिक सर्कल, ये रहा हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे बढ़ते हैं जरा लॉन्गिट्यूड्स के बाद, सॉरी लैटिट्यूड्स के बाद आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूड। अभी लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी दैट वर हमारे पास लैटिट्यूड, वर्टिकल लाइंस जो आएंगी बच्चे दैट इज लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड यूज कहाँ पर करते हैं हम, तो लॉन्गिट्यूड से बच्चे हम एक्चुअल में जो हमारा लोकल टाइम होता है ना, तो उसे कैलकुलेट किया जाता है थ्रू दी लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड्स है क्या, तो लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन द डिग्री अलोंग द इक्वेटर, जो कि अर्थ को बच्चे ईस्ट और वेस्ट जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस है क्या। पहले लॉन्गिट्यूड अच्छे से देखेंगे, ये हमारे पोल्स से, जैसे हमारे पास यहाँ पर है बच्चे नॉर्थ पोल, और ये हमारे पास साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे, इक्वेटर से क्रॉस करेंगे और जाकर साउथ पोल पर कन्वर्ज करेंगे। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे, इक्वेटर से क्रॉस करते हुए साउथ पोल पर कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एट द पोल्स मेरिडियंस कन्वर्ज। हमने लैटिट्यूड्स के अंदर देखा था कि वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते थे, लेकिन ऐसा कुछ इधर नहीं है। सभी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो जाकर पोल्स के ऊपर एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, और अगर आप बच्चे देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, तो ये जैसे-जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन जैसे आप इक्वेटर की तरफ आएँगे तो डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट था, दैट वाज़ 111 किलोमीटर्स। लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है। मैक्सिमम 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपको इक्वेटर के ऊपर मिलेगा। ठीक है? So along the curve, unlike the lines of latitude, the length of every single meridian is exactly the same. हर लैटिट्यूड की लाइन लेंथ क्या सेम थी? नो सर, लैटिट्यूड लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड जो लॉन्गेस्ट सर्कल बना था वो इक्वेटर पर बना था। जो सबसे शॉर्टेस्ट सर्कल बना था वो पोल्स पर बना था। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है बच्चे, इनकी लेंथ सबकी सेम रहने वाली है। किसी भी लॉन्गिट्यूड की आप लेंथ देख लीजिए, दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, सेम है। ठीक है, तो एक बड़ा डिफरेंस आने वाला है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में। एट द इक्वेटर द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम, और पोल्स के ऊपर तो जाकर जीरो हो जाता है, क्योंकि पोल से, जैसे हमारे पास अर्थ है तो एक पोल से स्टार्ट हुए, पोल्स पर जाकर कन्वर्ज, पोल स्टार्ट हुए, पोल्स पर ही आकर कन्वर्ज हो जाएंगे, तो वहां पर तो जीरो। मैक्सिमम डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हमेशा आपको इक्वेटर के ऊपर देखने को मिलेगा। अब लैटिट्यूड्स के अंदर बच्चे हमने 0 डिग्री इक्वेटर माना था। ठीक है, उसके अलावा और किसी चीज को भी हम 0 डिग्री या इक्वेटर मान नहीं सकते, जो अर्थ के सेंटर से पास कर रहे थे उसी को इक्वेटर माना। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको लॉन्गिट्यूड्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्गिट्यूड में आप किसी भी लाइन को जो है वो प्राइम मेरिडियन मान सकते हैं। अब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ज्यादातर एरिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो हम ही प्राइम मेरिडियन है, हम ही 0 डिग्री है, हमारे ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो है वो कंट्रीज होंगी। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो लैटिट्यूड्स के अंदर बेस लाइन क्या थी? इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड्स के अंदर बेस लाइन क्या? प्राइम मेरिडियन, जो आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं सर, इसी को भी हम ले सकते हैं, बट ब्रिटिशर्स वाली जो है ग्रीनविच मेरिडियन, उसी को हम अभी प्राइम मेरिडियन लेकर चलते हैं। देन ज्योमेट्रिकल शेप अगर हम देखेंगे तो लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे पैरेलल थे। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड की जब मैं बात करता हूँ ये कन्वर्जिंग सेमी सर्कल्स हैं।
सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है? और कन्वर्ज कहाँ पर हो रहा है? पोल्स के ऊपर। देन लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है बच्चे, वो जैसे-जैसे आप पोल्स की तरफ जाएँगे डिक्रीज़ होती है। लॉन्गिट्यूड का ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। कोई भी एक लॉन्गिट्यूड देख लेंगे, उसको बाकी के साथ कंपेयर करेंगे, लेंथ इज़ ऑलवेज़ कांस्टेंट। नेक्स्ट ग्राउंड ज़ीरो प्राइम मेरिडियन, तो ये देखिए, ये हमारे पास है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री हम जिसे मानते हैं, ठीक है? तो इस 0 डिग्री से हमने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस 0 डिग्री के एक साइड पर हो जाएगा इधर वाला जो बचा वो ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट, ठीक है? तो कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जो 0 डिग्री के ऊपर लाई करती हैं? तो यूनाइटेड किंगडम जो कि ज़्यादा एरिया रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को ही मान लिया। देन फ्रांस है, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। याद रखने हैं? जी हाँ, ये कंट्रीज़ याद रखेंगे जिनमें से बच्चे लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो है वो लाइन पास करती है, ठीक है? इन्हीं के इसकी तरफ जो हम देखेंगे ईस्ट की तरफ चले जाएँगे तो ये सब ईस्ट वाली कंट्रीज़ हो जाएँगी और इधर हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज़ हो जाएँगी। नाउ अब ज़रा थोड़ी-सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अर्थ बच्चे रोटेट करता है, ठीक है? अर्थ रोटेट कैसे करता है? याद रखने का तरीका, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। सर सनराइज़ होता है ईस्ट से, सनसेट होता है वेस्ट से, ये तो याद होगा। सन राइज़ेज़ फ्रॉम ईस्ट, सन सेट्स इन वेस्ट। बच्चे सन तो कहीं पर राइज़ नहीं हो रहा, सन कहीं पर सेट नहीं हो रहा, वो एक्चुअल में हम रोटेट करते हैं, ठीक है? तो एक्चुअल में हम रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, तो आपको ऐसा देखने को लगता है कि सन ईस्ट से राइज़ कर रहा है और वेस्ट में जाकर सेट हो रहा है। सन तो वहीं पर है, सन नहीं जा रहा कहीं, ठीक है? हम रोटेट कर रहे हैं। हम ऐसे रोटेट करते हैं वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, आपको लगेगा कि सन ईस्ट में जो है वो राइज़ कर रहा है, वेस्ट में जाकर सेट हो रहा है। अब एक पूरी रोटेशन मतलब 360 डिग्री, एक पूरा सर्कल कितनी देर में कंप्लीट होगा? तो सर एक पूरी रोटेशन हमारी जो है 1 डे और नाइट ये कंप्लीट होती है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है? तो मतलब 24 आवर्स हमें लगते हैं 360 डिग्री रोटेट करने के लिए। तो क्या मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 1 आवर के अंदर कितने डिग्री हम बचे जो है रोटेट करते होंगे? तो 360 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 15 डिग्री। तो इसका ये मतलब हुआ कि अर्थ 1 आवर के अंदर 15 डिग्री जो है वो रोटेट करता है, ठीक है? तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास 2 अगर लोकेशंस हैं, एक लोकेशन ये है और एक लोकेशन ये। एक का लॉन्गिट्यूड मैं लेकर चलता हूँ 60 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास लॉन्गिट्यूड है 45 डिग्री, ठीक है? दोनों के बीच में कितने डिग्रीज़ का डिफरेंस है? तो 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में बच्चे 1 आवर का डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है? तो अगर मैं सपोज़ करता हूँ कि ये ईस्ट है, यहाँ पर भी ईस्ट हमारे पास, ठीक है? तो अगर इधर हमारे पास टाइम जो है दैट इज़ 7 पीएम, तो इधर टाइम जो होगा वो 6 पीएम, इधर टाइम जो होगा हमारे पास 6 पीएम। तो जो हमारे पास ईस्ट की तरफ फेस हो रहा है, ठीक है? उधर सनराइज़ जल्दी करता है। The places on the east of the Greenwich sees the sun earlier and places on the west sees the sun later। तो इसी के बेसिस के ऊपर अगर मैं यहाँ पर जो है बच्चे ये डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ये आ गया हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है? अब 0 से इधर की तरफ आप चलेंगे तो ये हमारे पास ईस्ट, 0 से इधर की तरफ चलेंगे तो सब कंट्रीज़ जो है वेस्ट। अब हर 15 डिग्री के ऊपर 1 आवर का डिफरेंस है। तो 0 से 15 डिग्री यहाँ पर ले लीजिए, देन यहाँ पर 30 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पर हम 45 डिग्री ले लेंगे, सिमिलर 60 डिग्री, ठीक है? देन सिमिलरली हमारे पास 75 डिग्री, तो ऐसे लेकर चलते हैं और सिमिलर आपको इधर भी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हो। हर 15 डिग्री के डिस्टेंस के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है? 1 आवर का डिफरेंस है। दैट मीन्स अगर 15 अब देखो सनराइज़ किधर से करते हैं? इधर ईस्ट है, तो सन इधर पहले राइज़ करेगा, ठीक है? सन इधर बाद में राइज़ करेगा। सन राइज़ेज़ टुवर्ड्स ईस्ट तो ये हमेशा आगे रहने वाले हैं। तो अगर हमारे पास 75 डिग्री ईस्ट के ऊपर टाइम जो बचे दैट इज़ अराउंड 5 पीएम, ठीक है? तो अब मैं जैसे-जैसे वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो टाइम डिक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर इधर 5 पीएम है तो 60 डिग्री ईस्ट के ऊपर आपके पास टाइम जो होगा, एक बार पीछे चले जाएँगे, तो हमारे पास 4 पीएम का टाइम होगा, 45 के ऊपर 3 पीएम होगा, देन 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास 2 पीएम होगा और 15 के ऊपर हमारे पास 1 पीएम का टाइम रहने वाला है। अब आपसे यहाँ से कैलकुलेशन करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए कि अगर 75 डिग्री ईस्ट के ऊपर इतना टाइम है, तो मुझे बताइए 75 डिग्री वेस्ट के ऊपर कितना टाइम होगा? तो यही वाला फ़ॉर्मूला लेके चलेंगे कि हर 15 डिग्री के ऊपर
1 आवर का डिफरेंस है, तो कितने डिग्रीज़ आप जो है डिफरेंस देखेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू द आवर्स ऐड करते चलेंगे या माइनस करते चलेंगे। आपसे क्वेश्चन जो है बच्चों इधर से भी पूछे जा सकते हैं कि 15 डिग्री वेस्ट के ऊपर टाइम जो है दैट इज़ अराउंड 10 एएम और आप बताइए कि टाइम जो है वो 30 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा? तो 15 डिग्री वेस्ट से पहले 0 पर आएँगे आप, तो 1 आवर ऐड कर देंगे आप इधर। पहले मैं इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा था, माइनस कर रहा था, अब ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 11 एएम, यहाँ पर 12 एएम और यहाँ पर हमारे पास 1 पीएम टाइम बन जाएगा। ठीक है? तो ये कैलकुलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। मेक श्योर कि आप इस कैलकुलेशंस को गलत नहीं करेंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड तो अगर आप की तरफ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं सॉरी रुको, तो फॉर एवरी 15 डिग्री वेस्ट लोकल टाइम लूज़ेस द टाइम, फॉर एवरी 15 डिग्री ईस्ट वी गेन द टाइम। अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो हर 15 डिग्री के ऊपर आप 1 आवर ऐड करते जाएँगे। अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप 1 आवर जो है वो माइनस करते हुए चलेंगे। ठीक है? कितने ऊपर 1 आवर? 15 डिग्री के ऊपर 1 आवर माइनस करते हुए चलेंगे आप। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ द टाइम। अब बच्चे देखिए, सभी लोकेशंस का अपना-अपना लॉन्गिट्यूड होगा, तो सभी का अकॉर्डिंग टू द पोज़ीशन ऑफ सन उनका खुद का लोकल टाइम होगा। अगर इसी तरीके से हो तो इंडिया के अंदर तो हर स्टेट का अपना खुद का लोकल टाइम होगा, हर गाँव का, हर सिटी का अपना लोकल टाइम होगा। बहुत कन्फ्यूज़िंग होगा वो। मतलब किसी एक सिटी के अंदर टाइम जो है दैट विल बी 10:15 लेकिन उससे थोड़ा-सा आगे चलेंगे तो वो बोलेंगे हमारा लोकल टाइम जो है दैट इज़ 10:17। अब कौन करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है? सब अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे और बोल रहे हैं कि हमारा टाइम तो ये अकॉर्डिंग टू द पोज़ीशन ऑफ सन है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक लाइन जो है उसी को मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड टाइम रहने वाला है, किसी भी एक कंट्री का। जैसे इंडिया का भी है 82.5 डिग्री। हम नहीं बोलते कि गुजरात का लोकल टाइम, अरुणाचल प्रदेश का लोकल टाइम, पंजाब, हरियाणा का लोकल टाइम के हिसाब से चलेंगे, नो। हमने एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड किया, हम बोलेंगे कि यही हमारा लोकल टाइम रहने वाला है। जो भी इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लोकल टाइम होगा, वही पूरी कंट्री का लोकल टाइम रहने वाला है। ठीक है? तो सभी की वॉचेज़ जो है, वो सेम ही टाइम अब शो करने वाली हैं, अलग-अलग टाइम शो नहीं करेंगी। लेकिन कुछ हमारे पास कंट्रीज़ हैं, जिनका एक्सटेंट ज़्यादा है। जो बच्चे एक्चुअल में उनकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है? जैसे कि यूएस, जैसे कि हमारे पास कनाडा, जैसे कि रशिया। तो यहाँ पर ये कांसेप्ट जो है वो नहीं बन पाता कि एक ही स्टैंडर्ड जो है वो टाइम सेट किया जाए। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट टाइम ज़ोन्स का कांसेप्ट रहता है। जैसे कि यूएस की अगर मैं बात करूँ, तो यूएस और कनाडा के अंदर 5 टाइम ज़ोन्स हैं। रशिया का वैसे एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ज़्यादा है, तो इसी वजह से रशिया के अंदर 9 टाइम ज़ोन्स हैं। आप रशिया के अंदर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक ही लाइन है, इसी को सब टाइम मानेंगे, नहीं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है? देन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने बच्चे ये देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट, तो हमने इसे चूज़ किया एज़ आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है? तो ये हमारी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, व्हिच इज़ 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ द जीएमटी दैट इज़ ग्रीनविच मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है। So this is accepted the Indian standard time observed uniformly by the entire nation। तो आपकी जितनी भी वॉचेज़ हैं, जो भी आपके बच्चे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके अंदर जो टाइम शो हो रहा है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है? इस लाइन के अकॉर्डिंगली। उत्तर प्रदेश के अंदर इम्पोर्टेंट सिटी है मिर्ज़ापुर जहाँ से ये लाइन क्रॉस करती है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे आंसर करके बताएँगे और कौन-कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है बच्चों वो पास करती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 180 डिग्री कोलिजन। अब हर 15 डिग्री के ऊपर 1 आवर 1 आवर 1 आवर जो है बच्चे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है? अब 0 से मैं अगर 180 डिग्री ईस्ट तक चला जाऊँ, तो कितने आवर्स होंगे? 12 आवर्स होंगे। 0 से 180 डिग्री वेस्ट तक चला जाऊँ, तो कितने आवर्स होंगे? तो सर ये भी 12 आवर्स होंगे। 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या है? एट एट द एंड ऑफ द डे बच्चे अर्थ को आप जब डिवाइड करेंगे 360 लॉन्गिट्यूड्स के अंदर, तो लास्ट में 360 तो एक ही है ना? लाइन तो एक ही है, वो सर्कल घूम के एंड में तो एक ही होने वाला है, 360 बनने वाला है। तो हमारे पास 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट ऐसी कोई लाइन नहीं है। हमने वहाँ पर जो एक लाइन ड्रॉ किया दैट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इस इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर की तरफ जो है बच्चों वो ईस्ट है, इधर की तरफ जो है हमारे पास वेस्ट है, ठीक है? अब इन इंटरनेशनल डेट लाइन क्या कर रही है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, अब क्योंकि 12 आवर्स इधर है, 12 आवर्स इधर है, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ?
तो सर 24 आवर्स का डिफरेंस हो गया। दैट मीन्स द टोटल डिफरेंस ऑफ होल डे अकर्स एट द एग्जैक्ट सेम फिजिकल लाइन। एक ही लाइन है, इस लाइन के इधर होंगे या इधर होंगे, टाइम सेम रहने वाला है लेकिन डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ध्यान से देखो कि ऐसे जिगजैग बनाई गई है। जिगजैग क्यों बनाई गई है? क्योंकि यहाँ पर छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं। अगर उन कंट्रीज़ के थ्रू अगर ये इंटरनेशनल डेट लाइन हम क्रॉस करते, तो बच्चे एक कंट्री के अंदर ऐसा होता है कि कुछ एरिया जो है वो 24 आवर्स आगे होते, कुछ एरिया जो है 24 आवर्स पीछे होते। वो पूरी कंट्री के लिए कन्फ्यूजन थी। तो इसी वजह से इन कंट्रीज़ को बोला गया कि आप क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आप ईस्ट की तरफ रहना पसंद करेंगे या वेस्ट की तरफ, तो एक लाइन जो है वो चूज़ कीजिए। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो ऐसे आपको वो ज़िगज़ैग फॉर्म के अंदर मिलती है। ठीक है, ये जो ज़िगज़ैग है वो इसी वजह से है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन वेयर डेट चेंजेस। टाइम चेंज नहीं हो रहा, डेट चेंज हो रही है बाय एक्ज़ैक्टली 1 डे द मोमेंट इट इज़ क्रॉस्ड। जैसे आप क्रॉस करेंगे तो डेट चेंज हो जाएगी, 24 आवर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये ज़िगज़ैग क्यों है? मैंने आपको बताया। ठीक है, आ जाओ। अब ज़रा आप देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे आपको। ठीक है, तो अब कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर कर सकते हैं। 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स व्हाट? तो 66 एंड हाफ डिग्री ये अगर इक्वेटर है, यहाँ पर हमारे पास 66 एंड हाफ डिग्री है नॉर्थ के अंदर। बताइए इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? जी नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? नो। आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक? तो नॉर्थ के अंदर है तो आर्कटिक सर्कल। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कितना था बच्चे? दैट इज 111 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर्स। ऑप्शन सी अगेन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कौन से ओशियन से पास करती है? देखिए जरा, इंटरनेशनल डेट लाइन ऑस्ट्रेलिया ये रहा हमारे पास, यहाँ पर अमेरिका, साउथ अमेरिका, बीच में कौन सा ओशियन है? ठीक है, कौन सा ओशियन है जहाँ पर आपको ये आइलैंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं? आइलैंड्स जैसे कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। तो ये हमारे पास जो आइलैंड्स हैं बच्चे, ये आपको मिलते हैं इन दी पैसिफिक ओशियन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ऑप्शन डी पैसिफिक ओशियन के अंदर है। Then, which imaginary line located at the 0 degree latitude divides the Earth into North and South hemisphere? कौन सी लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर? तो आंसर इज ऑप्शन सी, इक्वेटर। ठीक है, ऑप्शन सी इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है? ऑस्ट्रेलिया से पास करती है, यस। ब्राज़ील से पास करेगी, जी हाँ। चिली से पास करेगी, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है। तो यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सभी कंट्रीज़ है जिनमें से बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास करेगी। देन, ऑन व्हिच डे डज़ द समर सोल्स्टिस अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? समर सोल्स्टिस हमारे यहाँ पर समर सोल्स्टिस लॉन्गेस्ट डे कब होता है? तो सर हमारे यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे जो है वो आपको मिलेगा 21st ऑफ द जून। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम रहते हैं। तो 21st ऑफ द जून, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ईज़ी? चलिए, तो अभी आपको होमवर्क क्या दिया? होमवर्क ये दिया गया कि इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है पास करती है, और स्टेट्स के नेम आप लिखने वाले हैं। ठीक है, और मेक श्योर बच्चे कि ये जो सीरीज है इसे आप फॉलो करते चलिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द एसएससी एंड रेलवे, जहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उन्हें कवर करने वाले हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम ज़ोन्स और हीट ज़ोन्स के बारे में कवर किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे अबाउट द सोलर सिस्टम और अर्थ के मोशंस जैसे कि रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।